नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए और मैं हूं सैयद हुसैन। कहते हैं दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है, बस समय की बात है। समय अच्छा हो तो सब अच्छा और समय खराब हो तो सब खराब। अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि हम ज्योतिष से संबंधित कोई प्रोग्राम लेकर आपके पास आए हैं तो नहीं, आप बिल्कुल गलत, क्योंकि हम बात बिहार की राजनीति की कर रहे हैं और पुरवैया डीएनए में हम उन्हीं बयानों का करेंगे डीएनए टेस्ट। बात झारखंड की भी होगी और वहां की राजनीति के दांव पेच पर भी हम बात करेंगे। डीएनए में सबसे पहले बात बिहार की सियासत की। अमूमन राजनीति में देखा जाता है कि सत्ता पक्ष पर विपक्ष बयानों के तीर चलाता है, लेकिन बिहार में इन दिनों राजनीति सत्ता पक्ष बनाम सत्ता पक्ष केंद्रित हो गई है। जिस तरह बयान आ रहे हैं उसको देखकर साफ नहीं लग रहा कि मांझी की कुर्सी बरकरार रहेगी या जाएगी। खैर, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान मांझी के लिए ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। तभी तो पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उनका दर्द कुछ इस तरह छलक पड़ा। जल पतिया है, देहात में कहावत है ना, तो हम झूठा नहीं बोलने आता है, क्या करें, यही बुर्बकई है, नहीं सीखा है। सब कुछ मैंने सीखी न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों की मैं हूं एक अनाड़ी। तो आपने देखा कि कैसे गाने के जरिए सीएम मांझी का दर्द छलका। अब देखिए, जिस नीतीश कुमार ने महादलित मांझी को सीएम बनाया, वही नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मांझी रहेंगे या जाएंगे इसका आश्वासन देने वाला मैं कौन होता हूं। नीतीश कुमार ने यह बयान उस वक्त दिया जब वे विलय पर बात करने के लिए पटना से दिल्ली जा रहे थे। यानी नीतीश कुमार यह गारंटी नहीं दे रहे हैं कि मांझी और कितने दिनों तक सीएम रहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने यह जरूर कहा कि जेडीयू नेताओं के परस्पर विरोधी बयानों से पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बयान का हम डीएनए टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं नीतीश कुमार का वो पूरा बयान। जेडीयू में रहते हुए किन्हीं का कोई वक्तव्य इस प्रकार का आया हो वो एक अलग विषय है, लेकिन इसके चलते जेडीयू के सेहत पर या जेडीयू के राजनीतिक दिशा पर या उसके सोच पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता, क्योंकि जेडीयू क्या दिख रहा है वो तो हम आपको देखने से रोक नहीं सकते, लेकिन हम आपको जरूर कहेंगे कि उससे अलग भी देखिए। जेडीयू की जो एंटिटी है, पॉलिटिकल एंटिटी है, वो उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ऐसी किसी बात का नहीं पड़ता। अपने बेबाक बयानों के चलते अपनी ही पार्टी के निशाने पर आए जीतनराम मांझी अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। देखिए अपने पुराने बयानों का उन्होंने किस तरह से बचाव किया। सारी बातें हो गई, कहने को कुछ नहीं मेरे पास है, और कहता वही है जो विद्वान है। आप जानते हैं हम विद्वान नहीं हैं। जीवन के जो अनेक वसंत हमने देखी है, उसी के आधार पर कुछ बातें बोल देते हैं। उन बातों की आजकल बहुत चर्चा है और वही चर्चा इतनी है जो मुझे चर्चित बना दिया है। तो सुना आपने मांझी का यह बयान। दूसरी तरफ सीएम मांझी के समर्थन में जेडीयू के बागी विधायक खुलकर सामने आ गए हैं। बागी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा है कि जीतनराम मांझी को किसी भी हाल में सीएम के पद से नहीं हटने दिया जाएगा और इसके लिए जरूरत पड़ी तो हम लोग बीजेपी का भी समर्थन ले सकते हैं। मांझी जी को हम लोग जितने साथी हैं विधायक और विधायकों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। हम लोग मांझी जी को सपोर्ट करेंगे और बीजेपी से भी आग्रह करेंगे। वो ऐसी परिस्थिति में कि जब नीतीश कुमार खुद बनना चाहें या अपने कठपुतली को बनाना चाहें या अपनी तो अपने खुद बनने के लिए बेचैन है। वो तो केवल रिजाइन करना है, वो केवल ये उनका ये लोगों को भ्रमित करना था कि हम बहुत बड़े सेक्रीफाइस करने वाले हैं, और अभी काफ़ी दिन से महीनों से बेचैन है मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो उनका सपना पूरा नहीं होगा और निश्चित रूप से हम लोग मांझी जी को सपोर्ट करेंगे और बीजेपी से भी हम लोग आग्रह करेंगे फिर सपोर्ट करने के लिए।
तो मांझी को मिल गया है बागी विधायकों का साथ। हालांकि गुरुवार सुबह से लेकर दोपहर तक चले घटनाक्रम के बाद सीएम मांझी के लिए राहत भरी खबर यह रही कि जिस श्रवण कुमार ने उन पर हमला बोला था उन्होंने माफी मांग ली है और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। नहीं, हमसे हमारी जवान फिसल गई, निकल गई कोई बात, हम उसके लिए सॉरी बोले हैं, माफ़ी मांगा हमसे। नहीं, हमसे हमारी जवान फिसल गई, निकल गई कोई बात, हम उसके लिए सॉरी बोले हैं, माफ़ी मांगा हमसे। नहीं, हमसे हमारी जवान फिसल गई, निकल गई कोई बात, हम उसके लिए सॉरी बोले हैं, माफ़ी मांगा हमसे। तो जबान फिसल गई। सीएम मांझी को लेकर जेडीयू में चल रही हर गतिविधि पर विपक्ष की नजर है। एलजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सीएम मांझी को नसीहत दी है कि वो जब तक सीएम पद पर हैं तब तक सम्मान के साथ रहें। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार की सत्ता के लिए बेचैनी समझ में आ रही है, लेकिन मांझी को हटाना अब उनके लिए आसान नहीं होगा। जी को बना में उनके पार्टी का मामला है, उसमें हमारा क्या कमेंट है? हमारा कमेंट कुछ नहीं, हमारा कमेंट इतना ही है, जीतनराम मांझी जी से कहेंगे कि जब तक आप मुख्यमंत्री हैं सम्मान के साथ में रहिए, है न, बेइज्जत होकर के मत रहिए। अभी वर्तमान समय में जिस तरह से मांझी जी ने नीतीश कुमार की नींद हराम कर दी है, मैं समझता हूं कि इस कारण से बदलने की बात हो रही होगी, लेकिन अंदर का जो मामला है, जहां तक मुझको पता है, नीतीश कुमार जी की बेचैनी चाहे जो भी हो, लेकिन अभी बदलने में सक्षम नहीं हो पाएंगे नीतीश। इन बयानों से साफ है कि जेडीयू में इन दिनों सब ठीक नहीं चल रहा है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब समाजवादी परिवार के सदस्य एक होने की कवायद में जुटे हैं। बिहार में पल पल घट रही इन गतिविधियों के बाद सवाल उठना भी लाजमी है कि जब खुद आपस में यानी जेडीयू में मतभेद इस कदर है तो मन कैसे मिलेगा। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को बिहार का सीएम बनाया। शायद उस वक्त उन्होंने सोचा भी होगा कि जीतनराम मांझी उन्हें इस भंवर में डाल देंगे, क्योंकि जब जीतनराम मांझी सीएम बने थे तो उन्हें खड़ाऊ सीएम कहा जा रहा था, स्टैम्प सीएम, और ना जाने और कौन कौन नामों से नवाजा गया। लेकिन मांझी अपनी नाव खेते रहे और लगातार कहते रहे कि वो नीतीश से अलग अपनी रेखा खींचेंगे। जिस तरह से जीतनराम मांझी पिछले 1-2 महीने से राजनीति कर रहे हैं, उसको देखकर कहा जा सकता है कि वो नीतीश की सोच से काफी आगे निकल गए हैं और शायद यही वजह है कि वो सीएम मांझी की कुर्सी बरकरार रहेगी या जाएगी। इस सवाल के जवाब में वो कहते हैं, ऐसा आश्वासन देने वाला भला मैं कौन होता। लगता है नीतीश कुमार ने यह बयान हताशा में दिया है, क्योंकि कल तक मांझी के मामले पर चुप रहने वाले नीतीश ऐसा निराशाजनक बयान क्यों दे रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि सीएम मांझी को लेकर नीतीश के सामने स्थिति क्यों है, क्योंकि विपक्ष और बागी भी लगातार मांझी के पक्ष में बयान देकर उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। क्या जेडीयू को महादलित वोट के खिसकने का डर है? समाजवादी परिवार के एक होने से पहले रिस्क लेने से डर रहे हैं नीतीश कुमार? मांझी को सीएम पद से हटाना आत्मघाती हो सकता है। अगर मांझी को हटाएं तो किसे सीएम बनाएं? क्या पार्टी के टूट का भी उन्हें डर सता रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सीएम मांझी को लेकर हुए बयानबाजी के बाद उठ रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी कुछ और खबरों का हम करेंगे डीएनए टेस्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार तो बन गई, लेकिन उसकी स्थिरता पर सवाल अब भी बने हुए हैं। अपने दम पर पूर्ण बहुमत हो, इसके लिए जेवीएम के विलय की कोशिशें भी की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद दोनों दलों के बीच तलखी भी बढ़ गई है। दोनों तरफ से बयानों के तीर भी चलाए जा रहे हैं। बीजेपी का वार, जेवीएम का पलटवार। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की ओर से जेवीएम को अपनी पार्टी में मिलाने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बाबूलाल मरांडी दिल्ली से लौट आए और उसके बाद दोनों दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। यहाँ जो बहुमत है वो तो तलवार की धार पर है कि एक लोग इधर से उधर होंगे तो सरकार मुंह के बल गिरेगी। हम लोग समझौते की बात पर बाबूलाल जी वहाँ गए,
लेकिन जिस प्रकार से विलय के लिए दबाव बनाया गया, हमें नहीं लगता कि ये स्वस्थ राजनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि हम तो उनके विरोध में चुनाव लड़के आए थे और फिर विलय का कोई प्रश्न नहीं है। जेवीएम के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। जेवीएम के दो दांत हैं, खाने के एक अलग हैं, दिखाने के एक अलग हैं। जेवीएम बोलती कुछ है, करती कुछ है, इसलिए जेवीएम जब कोई बोलती है तो हम लोग उसका कोई तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 37 सीटें मिली। आजसू के समर्थन से सरकार चल रही है। मतलब साफ है कि बीजेपी की सरकार आजसू की बैसाखी के सहारे चल रही है और जेवीएम पर डोरे डाल बीजेपी ने आजसू को संकेत दिया कि वो किसी मुखालते में न रहे। बीजेपी का डरना लाजमी भी है, क्योंकि भविष्य में आजसू के 5 विधायक बीजेपी के लिए नासूर भी साबित हो सकते थे, क्योंकि सरकार को स्थिरता देना था और शायद यही वजह थी कि बीजेपी ने जेवीएम को अपने पाले में लाने की कोशिश की, लेकिन इस कवायद में बीजेपी को सफलता नहीं मिली है। और अब जिस तरीके से बीजेपी और जेवीएम के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं राज्य में एक नया विवाद जरूर खड़ा हो गया है। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। तो विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की तरफ से जेवीएम को अपनी पार्टी में विलय करने की कोशिश की गई। अब सवाल उठता है कि जब बीजेपी और आजसू गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल गया तो जेवीएम के विलय की बात क्यों उठी? इसका जवाब भी आसान है, क्योंकि 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में बीजेपी को 37 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से 4 कम है। आजसू के समर्थन से उसकी सरकार चल रही है। संभव है आजसू भविष्य में बीजेपी पर दबाव बना सकती है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं जेवीएम को अपने साथ लाकर बीजेपी आजसू पर से निर्भरता खत्म करना चाहती थी। लेकिन दिल्ली में बाबूलाल मरांडी और अमित शाह के बीच बात नहीं बनी, जिसके बाद दोनों दलों के बीच तलवारें भी खिंच गई हैं। इधर विधानसभा चुनाव में रांची जिला में उपस्थिति दर्ज करने के बाद जेएमएम जिले में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में जुट गया है और इसके लिए वो मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरने में भी जुटा है। विशेष सत्र के तीसरे दिन सल्ली में जेएमएम कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला गूंजा। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पार्टी इस मुद्दे पर एकजुट नजर आई। जेएमएम ने इस मामले में आजसू प्रमुख सुदेश का नाम लेकर रघुवर सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि सुदेश का नाम लेना संसदीय कार्य मंत्री रघुवर सिंह को नागवार भी गुजरा। उन्होंने इसका विरोध किया। हो रही हैं, पीड़ित लोगों द्वारा एफआईआर करने के बावजूद, फोन नंबर देने के बावजूद, जिन लोगों को अभियुक्त बनाया जा रहा है, जिन लोगों के नाम जद अभियुक्त बनाया गया है, उनका फोन नंबर देने के बावजूद प्रशासन उनको गिरफ्तार न करके उनके मोबाइलों से बातचीत कर रही है और उनको पूरी घटनाक्रम की जानकारी वो लोग अभियुक्तों को दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्रशासन वहां के लोगों की इसका नाम लिया, व्यक्ति का नाम लिया। मेरा ये कहना है कि बिना किसी प्रमाण के किसी का एक बार सुन लिया जाए। मैं आपकी बातों को सुन रहा था, माननीय हेमंत सोरेन जी, किसी व्यक्ति का या किसी पार्टी का या कोई संगठन का बिना प्रमाण के नाम लेना ये गलत बात है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो पार्टी का नाम लिया गया है और जिस व्यक्ति का नाम लिया गया है उसको कृपया उसको हटाया जाए, इसलिए नहीं तो ये परंपरा फिर चालू हो जाएगी जो संसदीय लोकतंत्र के लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। तो झारखंड के चौथे विधानसभा के पहले सत्र में पहला हंगामा सिल्ली और राहे में जेएमएम कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर हुआ। जेएमएम ने इस मामले पर सरकार को घेरा और गिरती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। सरकार के काम पर सवाल उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन सिल्ली के मुद्दे पर जेएमएम ने जिस तरह से सरकार को घेरा उससे उसकी रणनीति भी झलकती है, क्योंकि सिल्ली रांची जिले में आता है जहां जेएमएम की पकड़ बेहद कमजोर है। पहली बार जेएमएम यहां जीता है और वहां जीता जो आजसू का अभेद किला माना जाता था। सिल्ली से सुदेश महतो लगातार 3 बार जीते और बीजेपी से गठबंधन और मोदी लहर के बाद अमित महतो के हाथों हार गए। मतलब साफ है, इस विरोध के बहाने जेएमएम सरकार को घेरने के साथ साथ अपने जनाधार भी बढ़ाना चाहती है।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। देश की आजादी के लिए कई वीर सपूतों ने अपनी जान की आहुति दी। देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। झारखंड के शेख भिखारी और टिकैत उरांव ने 1857 के विद्रोह में अपना राजपाट छोड़ अंग्रेजों से लोहा लिया था। चतरा में पकड़े जाने के बाद 8 जनवरी 1858 को दोनों को चटुपालू घाटी में स्थित एक बरगद की डाली से लटकाकर फांसी दे दी गई थी। तब से हर साल 8 जनवरी को दोनों वीर शहीदों का शहादत दिवस मनाया जाता है और आज 8 जनवरी है। आइए अब आपको यह भी बता देते हैं कि कौन थे शेख भिखारी। अमर शहीद शेख भिखारी का नाम छोटा नागपुर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इस महान योद्धा और ओजस्वी सेनापति ने बड़ी वीरता और साहस के साथ अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। कहा जाता है कि उनकी तलवार में इतनी ताकत थी कि अंग्रेज कमिश्नर मैकडोनाल्ड ने इसकी गजट में जिक्र भी किया था और उन्हें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में खतरनाक बागी भी करार दिया था। शेख भिखारी ओरमांझी खोदिया के राजा टिकैत उमराव सिंह जी के दीवान और कुशल सेनापति भी थे। उन्हें 6 जनवरी 1858 में अंग्रेजों ने छल बल के साथ चटुपालू के निकट भीषण लड़ाई के बाद गिरफ्तार कर लिया और 7 जनवरी को उन पर मुकदमा चला। इस दौरान उनकी वीरता और साहस से भयभीत अंग्रेजों ने अदालती कार्रवाई पूरे किए बिना टिकैत उमराव सिंह के साथ उन्हें बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी। ये पेड़ आज भी चटुपालू घाटी में प्रेरणा स्थल के रूप में मौजूद है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि कौन थे टिकैत उमराव सिंह। 1857 की क्रांति में टिकैत उमराव सिंह ने बेमिसाल वीरता का प्रदर्शन किया। अंग्रेजी सेना को रांची पर कब्जा करने से रोकने में अहम रोल भी अदा किया था। उनका जन्म ओरमांझी प्रखंड के खटंगा गांव में हुआ था। वे 12 गांव के जमींदार थे। अंग्रेजों ने उनके घर को ढा दिया था। उन्हें जनप्रिय नायक के रूप में याद किया जाता था। वे शोषण और अत्याचार के खिलाफ रहे। 1857 के विद्रोह को पूरे छोटा नागपुर में फैलाया और विद्रोहियों के बीच तालमेल भी बैठाया। बाद में अंग्रेजों ने पकड़कर उन्हें 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दी। तो वीर शहीदों की जीवनी से हमें प्रेरणा मिलती है। देश की आजादी के लिए शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह का शहादत हमेशा याद किया जाएगा। जी पुरवैया भी दोनों वीर शहीदों को नमन करता है। तो फिलहाल पुरवैया डीएनए में आज इतना ही, लेकिन कल ठीक 8 बजे फिर होगी मुलाकात। फिर करेंगे कुछ खबरों का डीएनए। अभी देखिए पुरवैया सिटी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।